हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से अंतरा बुक का जो आपका चैप्टर है गांधी नेहरू और यासेर अराफात, इसकी बहुत ही आसान व्याख्या करवाने वाला हूँ। इजी समरी होगी और फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। 2025-26 के अकॉर्डिंग बिल्कुल न्यू वीडियो है और आपको बिल्कुल आसान भाषा में पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें @class12 ESP न्यू ग्रुप। सारी की सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, सारे की सारी वीडियोस के लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम बहुत ही अच्छा जुगाड़ है आपके लिए। और इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज करके कुछ पूछ सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये हमारा यूज़र नेम है और eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे भी आपको नोट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो आप हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर से विजिट करना। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर गांधी नेहरू और यासेर अराफात, तो ये इसको लिखने वाले हैं भीष्म साहनी जी। ठीक है, भीष्म साहनी जी की कलम से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो लिखा गया है। और ये एक संस्मरण है। संस्मरण लेख का मतलब होता है जब आपकी जीवन में कोई घटना ऐसी हुई होती है जो आपको याद आती है और उसके बारे में यदि आप कुछ लिखते हैं तो उसी को हम संस्मरण का नाम देते हैं। ओके, संस्मरण वही होता है। तो ये उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है। तो भीष्म साहनी जी ने अपने एक आत्मकथा लिखी थी आज के अतीत, तो उसी का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है जो गांधी नेहरू यासेर वाला जो ये पूरा चैप्टर है। इसमें उन्होंने गांधी जी, यासेर अराफात और नेहरू जी के साथ जो अपने पल बिताए थे उनका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। हमें बताया है कि इन तीनों लोगों की पर्सनैलिटी कैसी है इन रियल। अगर आप साथ में उनके उठते बैठते हो तो उनका व्यवहार कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, ये इन्होंने बताया है। तो लेखक 1938 में 1938 में सेवाग्राम गया और लेखक के भाई बलराज साहनी सेवाग्राम में रहते थे। यानी कि भीष्म साहनी जी के जो भाई थे बलराज साहनी, वो सेवाग्राम नाम की जगह में रहा करते थे। और जो लेखक है भीष्म साहनी जी, वो अपने भाई से मिलने पहुंचे 1938 में। कहाँ पहुंचे? सेवाग्राम में पहुंचे। तो लेखक उनके पास रहने कुछ दिन के लिए गया था और भाई बलराज ने उसे बताया कि गांधी जी प्रातः भ्रमण के लिए प्रतिदिन उसके क्वार्टर के सामने से जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये मेरा क्वार्टर है, ये रास्ता है। गांधी जी रोज सुबह सुबह जॉगिंग करने, आप समझ लो वॉक पे जाने, प्रातःकालीन जो भ्रमण होता है सुबह के टाइम का, वो करने गांधी जी जाते हैं। तो लेखक और ज्यादा उत्साहित हो गया ये सुनकर, क्योंकि वो गांधी जी के साक्षात दर्शन करना चाहता था। यानी कि भीष्म साहनी जी बेहद उत्साहित थे। उनका बहुत मन था कि भाई वो गांधी जी को साक्षात रूप से सामने से अपने देखें कि वो कैसे दिखते हैं। तो ये सेवाग्राम है, ठीक है, रेलवे स्टेशन है। इसी गांव में उनका भाई जो है रहता था और यहीं पे भीष्म साहनी जी गए भी थे। हुआ क्या, अगले दिन सुबह की सैर के दौरान वह गांधी जी से मिला और गांधी जी को पहली बार देखकर वह रोमांचित हो उठा एवं गांधी जी के साथ चलने का उसका पहला अनुभव काफी अच्छा रहा। यहाँ पे बात हो रही है भीष्म साहनी जी की। जब अगले दिन वो गांधी जी से मिलते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। गांधी जी के साथ जब वो वॉक करते हैं तो उनका अनुभव बहुत अच्छा रहता है, उनको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ चलकर। और इस महान व्यक्ति को देखकर लेखक प्रसन्न हो उठा। यानी कि गांधी जी जो इतने महान हैं उनको देखकर भीष्म साहनी जी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गए। और उसने गांधी जी के चित्रों में जिस रूप में उन्हें देखा था वे वास्तविक रूप से भी बिल्कुल वैसे ही दिखते थे। तो जैसा गांधी जी को हर कोई जानता है, जैसे वो फोटोज वगैरह में दिखते हैं, वो सामने से देखने में भी उनका लुक वैसा ही था। ऐसा हमें भीष्म साहनी जी बताते हैं कि आप अगर कभी सामने से गांधी जी को देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं है, वैसा का वैसा ही उनका पूरा लुक था। ठीक है। उन्होंने बड़े प्रेम से लेखक से बात की एवं बहुत धीमी सी आवाज में बात करते थे और हमेशा हंसकर ही बात करते थे। तो महात्मा गांधी बहुत ही ज्यादा धीरे बोलते थे, स्माइल रहती थी। और लेखक भीष्म साहनी से महात्मा गांधी जी बातचीत करते हैं, एक कन्वर्सेशन होती है दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ बातें होती हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो लेखक जो है
लगभग 3 सप्ताह तक सेवाग्राम में अपने भाई के पास रहा था। यहाँ उसे अनेक जाने माने व्यक्तित्व देखने को मिले। यानी कि जब तक वो सेवाग्राम में अपने भाई के घर पे था, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज उस टाइम पे जो थी, जैसे पृथ्वी सिंह आजाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू, ठीक है, तो ये सारे वो लोग थे जिनका इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा खासा नाम था। ठीक है, नेशनलिस्ट लोग थे ये सारे। तो 3 सप्ताह तक जब तक भी वो वहां पे रहा लेखक, वो आए दिन किसी न किसी बड़े व्यक्ति से मिलता रहता था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनका एक्सपीरियंस अभी तक बहुत ही अच्छा जा रहा था। अब एक दिन हुआ क्या, आश्रम के बाहर सड़क के किनारे एक खोखे में एक 15 साल का जो बच्चा है वो जोर जोर से हाथ पैर पटक रहा था। बहुत जोर जोर से रो रहा था, हाथ पैरों को पटक रहा था। तो हुआ क्या, चिल्ला चिल्ला कर बार बार कह रहा था, बापू को पुकार रहा था वो, बापू बापू बापू, बार बार वो यही रिपीटेशन कर रहा था। तो बार बार एक तरीके से वो गांधी जी को आवाज दे रहा था, आवाज लगा रहा था। फिर उसके बाद होता क्या है, गांधी जी वहां गए और बालक का फूला हुआ पेट देखा और उसकी परेशानी समझ गए और गांधी जी ने उसे उल्टी कराई। तो उस बालक की आवाज सुनकर गांधी जी को भाई थोड़ी फील हुआ कि यार बच्चा बहुत परेशान है, अगर मुझे बुला रहा है तो मुझे अवश्य ही बच्चे के पास जाना चाहिए। तो गांधी जी को पता चल गया भाई पेट फूला सा हुआ है और जब उल्टी करेगा ये बच्चा तो जरूर उसको थोड़ा हल्का महसूस होगा, थोड़ा सा उसको अच्छा लगेगा। और जब तक वो उल्टी करता रहा, उसकी पीठ पर बापू यानी कि गांधी जी बहुत प्यार से अपना हाथ रखकर झुके रहे। इसके बाद उसे खोखे में लेटने को कहा गया। यानी कि सोचो भाई ये बच्चा कितना छोटा, बापू बापू चिल्ला रहा था, पेट में दर्द था, पेट फूला हुआ था, और जब तक इसकी उल्टी करवाई गांधी जी ने इसके पीठ को थपथपाया अच्छे से कि भाई उल्टी करो आराम से, सब ठीक हो जाएगा। तो ये कितनी अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि गांधी जी का व्यवहार उस रोगी बालक के प्रति कितना आत्मीय पूर्ण था। यानी कि ये प्रश्न आपके पेपर में भी आ सकता है कि रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार कैसा था। तो ये जो बीमार बच्चा है, जो रोगी बालक है, इसके प्रति गांधी जी का व्यवहार जो था वो बहुत अच्छा था, वो बहुत ही ज्यादा आत्मीयता पूर्ण था, बहुत ज्यादा ऐसा था कि वो उसको ठीक करके ही जाना चाहते थे आगे। अब यहाँ पे गांधी जी वाला जो सेक्शन है वो खत्म होता है। गांधी जी की इतनी ही स्टोरी थी इसमें। अब जो अगला पार्ट शुरू होगा, इसका सेकंड हाफ है, उसमें हम नेहरू जी के बारे में पढ़ेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, वो कश्मीर यात्रा पर आए थे। वो कश्मीर घूमना चाहते थे, कश्मीर घूमने वो आए थे, ठीक है। और कश्मीर में उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ और शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर के बहुत ही बड़े नेता थे उस टाइम पे, उनके नेतृत्व में झेलम नदी में शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नाव में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। यानी कि ये झेलम नदी है और नाव में उनको बिठाकर इस नदी के अंदर से उनकी पूरी शोभा यात्रा निकाली गई। सारे कश्मीर के लोग आसपास आके खड़े होकर उनका स्वागत करने के लिए रेडी थे और बहुत अच्छा नज़ारा लगा भाई नेहरू जी को ये सब देखकर। लेखक पंडित नेहरू जी की देखभाल में अपने फुफेरे भैया का सहायक था। यानी कि नेहरू जी की जो भी वहां पे देख रेख का काम था वो लेखक के फुफेरे भाई का था और उसमें हेल्पर लेखक भीष्म साहनी भी थे। तो नेहरू जी का कमरा ऊपरी मंजिल पर ही था, जहां पर वो रुके हुए थे उसके ऊपर वाला जो फ्लोर था वहां पे नेहरू जी भी रुके हुए थे, ठीक है, जब वो कश्मीर में आए हुए थे। हुआ क्या कि लेखक नीचे आकर समाचार पत्र देखने लगा। नेहरू जी तो ऊपर थे, लेखक नीचे बैठ के समाचार पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा था, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। उसने निर्णय किया कि जब तक नेहरू जी स्वयं समाचार पत्र नहीं मांगेंगे वह समाचार पत्र को पढ़ता रहेगा। यानी कि लेखक थोड़ा जिद्दी बन गया। वो कहता है नेहरू जी को मैं जब तक न्यूज़पेपर नहीं दूंगा जब तक वो आके मुझसे मांगेंगे नहीं न्यूज़पेपर यहाँ पे। तो हुआ क्या, नेहरू जी कुछ देर बाद चुपचाप खड़े रहे। यानी कि उन्होंने वेट किया पहले तो कि भाई ये मुझे देगा न्यूज़पेपर या नहीं देगा, और वेट करने के बाद वो धीरे से बोले कि यदि आपने देख लिया हो तो क्या मैं भी एक नज़र देख सकता हूँ, कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ चुके हो तो क्या मैं भी थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ अगर आपका हो गया हो, ठीक है। तो ये सुनकर जो लेखक भीष्म साहनी है उनको थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत वो अखबार नेहरू जी के हाथों में दे दिया, ठीक है।
वो अखबार तुरंत ही उन्होंने दे दिया नेहरू जी के हाथों में। तो अब आपको इस कहानी से क्या समझ आया? देखो, गांधी जी वाली कहानी में आपको गांधी जी का व्यक्तित्व समझ में आया। नेहरू जी की वो एक छोटी सी कहानी थी, छोटा सा एक हिस्सा था। एक हिस्सा था कि भाई किस तरीके से उनसे मुलाकात होती है, और वो अखबार वाला किस्सा जो था वो मेन है। अगर आपका प्रश्न बनता है यहाँ से, तो वो अखबार वाला इंसिडेंट जो होगा वो बनता है। इसके अलावा नेहरू जी का स्वागत कहाँ से कहाँ तक किया गया था? भाई पूरी झेलम नदी में नाव नाव में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई थी। और उस टाइम पे जो कश्मीर के नेता थे वो शेख अब्दुल्ला थे। ये आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। और इतना याद रखना कि लेखक वहां क्या कर रहा था। भाई लेखक का जो फुफेरा भाई था, फूफा का लड़का, वो नेहरू जी की मदद करने के लिए अपॉइंट हुआ था वहां पे। और अपने भाई के साथ वो भी हेल्पर थे, भीष्म साहनी जी। तो इसके माध्यम से ही ये नेहरू जी से जुड़ पाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद अखबार वाला सीन आ गया, और अखबार वाले से आपको पता चल गया होगा नेहरू जी में कितना पेशेंस है। इतने बड़े आदमी होने के बाद भी, भाई देश का प्रधानमंत्री है, सामने खड़ा हुआ है, आप उनके सामने अखबार पढ़ रहे हो, वो आपको कुछ नहीं कह रहे, बहुत देर वेट करने के बाद प्यार से कह रहे हैं यदि आपने पढ़ लिया हो तो मुझे आप दे दो। तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट शुरू होता है, और जो आपका थर्ड पार्ट होगा ना, यहाँ पे हम पढ़ेंगे यासेर अराफात जी के बारे में, ठीक है। यासेर अराफात जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उन दिनों जो हमारे लेखक हैं, भीष्म साहनी जी, तो हमारे लेखक एफ्रो एशिया लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर कार्यरत थे। अब देखो, एफ्रो एशिया का क्या मतलब होता है? एफ्रो यानी कि अफ्रीका, एशिया यानी कि हमारा जो जितना भी एशिया है। तो ये बात उन दिनों की है जब हमारे लेखक जो हैं वो एक पद पे थे, कार्यकारी महामंत्री थे, ठीक है। वहां पे एक पोस्ट पर थे, कार्यकारी महामंत्री के पोस्ट पर थे। और लेखक संघ था, यानी कि सभी साहित्यकार वगैरह लोग जो होते हैं वो उस ग्रुप के अंदर मेंबर थे। तो हुआ क्या, ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस, तो ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस के अंदर ये पूरा का पूरा लेखक संघ का सम्मेलन होने वाला था। और जो लेखक है वो भाग लेने यहाँ पर पहुंचे हुए थे। आप अगर यहाँ पे देखो ट्यूनेशिया, ठीक है, और इसकी राजधानी है ट्यूनिस, तो यहाँ पे सारे के सारे जो साहित्यकार लोग हैं अलग अलग जगहों से वो आए हुए थे। एफ्रो एशियन राइटर एसोसिएशन, ये इस संगठन का नाम था, ठीक है। यहाँ तक आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझ आ गया होगा कि अभी हमारे लेखक कहाँ हैं, ट्यूनेशिया में हैं, वहाँ की कैपिटल ट्यूनिस में है। और ट्यूनिस की अगर मैं बात करूं, तो इन दिनों यासेर अराफात, अब ये यासेर अराफात कौन है भाई? यासेर अराफात एक बहुत बड़े नेता थे। तो उन्हीं के लीडरशिप में फिलिस्तीन की अस्थायी सरकार काम कर रही थी। फिलिस्तीन ये वही है पैलेस्टीन, जो इजराइल और पैलेस्टीन का वो युद्ध चलता रहता है ना। तो जो अपना पैलेस्टीन था उस टाइम का, वहां पे यासेर अराफात जी का ही शासन चल रहा था, उनकी सरकार थी, ठीक है, अस्थायी सरकार थी जो काम कर रही थी। हुआ क्या, लेखक संघ की गतिविधियों में भी फिलिस्तीन लेखकों, बुद्धिजीवियों तथा अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। यानी कि जो फिलिस्तीन के जितने भी लेखक हैं, लेखक संघ की जो भी एक्टिविटी होती थी उसमें फिलिस्तीन के जो लेखक हो गए, वहां के बुद्धिजीवी हो गए, और वहां की जो सरकार हो गई, जैसे यासेर अराफात जी हो गए, इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। ये लोग जो है ना, साहित्यकार लोगों को बहुत मदद करते थे जो वहां की सरकार थी, और बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे। हुआ क्या, जो यासेर अराफात जी हैं, जो पैलेस्टीन के नेता हैं, ठीक है, फिलिस्तीन के नेता हैं, ये हमारे भारत के नेताओं को बहुत क्लोजली जानते थे। मतलब जो यासेर अराफात जी हैं हमारे इंडियन नेताओं के संपर्क में रहते थे। और गांधी जी तो आपको पता है उस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पर इतना फेमस थे कि वो गांधी जी को भी बहुत अच्छे से जानते थे, और वो गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। गांधी जी को वो अपना इंस्पिरेशनल सोर्स एक तरीके से मानते थे। और जो गांधी जी एक संदेश देते हैं कि हमेशा सत्य बोलो, हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलो, और सत्याग्रह। आपको पता है कि गांधी जी ने हमेशा सच बोला है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि भाई हिंसा मत करना, किसी के साथ भी कोई तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे मुद्दा कुछ भी हो, चाहे मैटर कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और सत्याग्रह, ये तो आपको पता ही होगा,
कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह की अवधारणा दी थी, ये अफ्रीका से इनकी अवधारणा आई थी इनके अंदर। इन्होंने अफ्रीका में कितने सत्याग्रह करे थे, उसके बाद इंडिया में आकर ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर दिया था इन्होंने सत्याग्रह करके। और इतनी सफलता के कारण पूरे दुनिया में उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, एक रिस्पेक्ट थी इनकी पूरे वर्ल्ड में। गांधी जी को बहुत ही ज्यादा माना जाता था, एक बहुत बड़े वो थिंकर रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर। हुआ क्या, अब यहाँ के जो नेता हैं, कौन से नेता, यासेर अराफात जी। अब ये जो यासेर अराफात जी हैं, ये भी अहिंसक आंदोलन के द्वारा फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि दिलाना चाहते थे और भारतीय नेताओं का समर्थन एवं सहानुभूति उन्हें प्राप्त थी। देखो भाई, जो फिलिस्तीन है वो कहता है कि इजराइल ने हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, इनका ना बहुत पहले से ये मैटर चल रहा है। और इजराइल कहता है कि वो हमारी ही जमीन है, हमने किसी पे कब्जा नहीं किया है। तो यासिर अराफात चाहते थे कि कोई हिंसा ना हो, ये मैटर बातों के साथ सोल्व हो, कोई भी हिंसक आंदोलन के वो सपोर्ट में नहीं थे। वो चाहते थे अहिंसा के रास्ते पर चलकर, जैसे महात्मा गांधी चलते थे अहिंसा के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर चलकर किसी तरीके से इस मैटर को ठीक करना। और वो चाहते थे अपने देशवासियों को उनकी मातृभूमि दिलवाना वापस, जो उनका मदरलैंड है, जो फिलिस्तीन है, जो पैलेस्टीन है। और भारत के जितने भी नेता थे वो यासिर अराफात को बहुत सपोर्ट करते थे। और जो हमारी एम्पैथी थी, सिंपैथी थी, कुछ भी कह लो, सहानुभूति थी, वो पैलेस्टीन वालों के साथ थी। ठीक है, शुरू के जो हमारे नेता थे उनकी। तो हुआ क्या भाई, यासिर अराफात ने लेखक का बड़ा अतिथि सत्कार किया। कौन से लेखक, हमारे भीष्म साहनी जी। तो भीष्म साहनी जी जब फिलिस्तीन गए हुए थे तो बहुत अच्छे से इनका अतिथि सत्कार उन्होंने किया। आप कह सकते हो कि जो आओ भगत होती है उसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, जो भी हो सकता है वो उन्होंने खुद सब कुछ किया। और वे लेखक को स्वयं फल छीलकर खिला रहे थे। यानी कि सोचो, किसी देश का इतना बड़ा नेता खुद अपने हाथों से फल काट काट कर छील कर आपको खिलाए, तो इससे ज्यादा भाई क्या होगा डाउन टू अर्थ होना। वे उनके लिए शहद वाली चाय भी बना रहे थे। सोचो, किसी देश का इतना बड़ा नेता आपके लिए चाय बना रहा है शहद वाली, और साथ ही साथ वो ये भी बता रहे थे कि जो मैं आपको शहद वाली चाय पिलाऊंगा ना, ये आप हनी टी जब पियोगे तो इससे आपको ये फायदे होंगे, ये आप लोगों को बेनिफिट होंगे अगर आप हमारे यहाँ की चाय पीते हो, इस तरीके से। तो आप सोचो, यासिर अराफात जो फिलिस्तीन के लीडर हैं, वो हमारे यहाँ के एक लेखक की भी इतनी इज्जत कर रहे हैं, है ना। भीष्म साहनी जी कोई नेता थोड़ी है वहां पे। फिर हुआ क्या, जो ट्यूनिस है, ट्यूनेशिया की कैपिटल, वहां लोटस पत्रिका का संपादकीय कार्यालय था। यानी कि जो एडिटोरियल ऑफिस होता है, ठीक है, एडिटोरियल ऑफिस किसका, लोटस पत्रिका का। तो एक मैगजीन वगैरह निकलती है लोटस, तो उसका जो एडिटोरियल ऑफिस था वो ट्यूनिस में ही था। तो एक दिन हुआ क्या, लोटस के तत्कालीन, मतलब उस मैगजीन के तत्कालीन जो एडिटर थे, संपादक थे, वो लेखक के पास आए और उन्हें सापत्नी सदर मुकाम में आमंत्रित किया। यानी कि वो अपनी पत्नी के साथ थे, ठीक है, भीष्म साहनी जी। और वहीं पे लोटस पत्रिका के, ये देखो ना आप यहाँ पे ये सब पड़ी हुई है लोटस, तो इसके एडिटर जो थे, चीफ हेड जो थे, उन्होंने उनको इनविटेशन दिया, ठीक है। और ये देखो, ये लोटस, इस तरीके से ये पूरी पत्रिका आती थी। और इसके अंदर एफ्रो एशियन राइटर्स लोग बहुत कुछ लिखा करते थे, बहुत बड़ी पत्रिका थी। आगे बढ़ते हैं। तो जब लेखक अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा, तो देखो अब भीष्म साहनी जी को इनवाइट किया गया था, अगेन यासिर अराफात जी से उनकी मुलाकात होने वाली थी। तो जब वो वहां पे पहुंचा तो यासिर अराफात अपने एक दो साथियों के साथ बाहर आए और उन्हें आदर सहित अंदर ले गए, ठीक है। यासिर अराफात खुद आए और अपने साथियों के साथ उनको अंदर ले गए बहुत आदर के साथ। और जब उनके बीच में बातें शुरू हुई तो बातचीत के दौरान गांधी जी का भी नाम आया, उनका भी जिक्र हुआ। और यासिर अराफात ने पता है क्या बोला, आप देखो इनके ऑफिस में गांधी जी का फोटो भी लगा हुआ था। वो कहते हैं वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय हैं जितने आपके लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी दूसरे देश का नेता अगर हमारे देश के नेता की तारीफ करता है और ये कहता है कि भाई ये सिर्फ आपके नेता थोड़ी हैं, ये हमारे भी तो नेता हैं, हमारे भी तो कुछ लगते हैं, तो जितना आदर आप इनका करते हो
उतना ही आदर हम भी इनका करते हैं और दिल से आदर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या हुआ कि भाई भोजन के समय लेखक जब हाथ धोने गए, तो जब इनका लंच वगैरह हो रहा था, तो भाई जाहिर सी बात है हाथ तो धोने जाते ही हैं, लंच से पहले भी लंच के बाद भी। तो हुआ क्या, उस समय बहुत बड़ी झेप महसूस हुई, थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया जब वो देखते हैं यासिर अराफात गुसल खाने, यानी कि गुसल खाना मीन्स बाथरूम, ठीक है, तो बाथरूम के बाहर तौलिया लेकर खड़े हुए थे। सोचो, किसी देश का इतना बड़ा नेता एक राइटर के लिए तौलिया लेकर खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है आप बाहर आओ तो आप हाथ पहुंच लो, मैं तौलिया लेकर खड़ा हूं। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो ये जो यासिर अराफात जी थे, इन्होंने जो अपने अतिथियों के साथ प्रेम किया, जो ये दिल को छू लेने वाले जेस्चर्स थे ना, ये बहुत अच्छे थे। ऐसा ही हर नेता को होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया था जो भी किया था। अब अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारे पूरा ये जो ये चैप्टर था आज का, इसमें आपको समझ आ गया होगा कि गांधी, नेहरू और यासिर अराफात का मतलब क्या है इस चैप्टर में। कि एक तो गांधी जी की वो कहानी, सेवाग्राम की कहानी थी यहाँ पे, आपने बहुत अच्छे से सुना। भाई रोगी बालक की पूरी वो स्टोरी थी, गांधी जी कैसे पहली बार भीष्म साहनी जी के साथ वॉक पर, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, वो भी कहानी बहुत अच्छी आपको लगी होगी। फिर उसके बाद आपने नेहरू जी के बारे में तो देख ही लिया था, और गांधी जी का प्रेम कितना था बच्चे के साथ, ठीक है। और नेहरू जी का जो स्वभाव था, जो इनका बिहेवियर था, वो बहुत अच्छा था कि भाई बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है, बिल्कुल सौम्य मुस्कान, आराम से सारी बातचीत करना और प्यार से सब करना। उसके बाद एक बड़ा पार्ट चला हमारा, जिसमें हमने यासिर अराफात जी के बारे में बातें करी कि कैसे भाई वो पैलेस्टीन के रहने वाले थे। आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो थोड़ा इसराइल के साथ दोस्ती ज्यादा रखते हैं, ठीक है। पैलेस्टीन के साथ जो कांग्रेस की सरकारें थी, वो थोड़ी ज्यादा सपोर्ट में रहती थी। ये वर्तमान के हालात में आपको बता रहा हूँ, हालांकि इसका कोई हिंदी से लेना देना नहीं है, पर अगर आप स्टूडेंट हो 12th में तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में पैलेस्टीन ज्यादातर हिस्सा गायब हो चुका है, बहुत बड़ा हिस्सा इसराइल के हाथ में है आज की डेट में। तो आप देखो आज भी ये संघर्ष चल रहा है इसराइल पैलेस्टीन वाला, ये संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और आज भी वहां के लोग चाहते हैं हमारी मातृभूमि हमें वापस मिले, जबकि इसराइल कहता है भाई वो हमारी ही भूमि है, आपकी कोई मातृभूमि थी भी नहीं वहां पे, हम ही वहां पे शुरू से थे, हमारा ही वहां पे सब कुछ है। और यासिर अराफात ने भी इसी तरीके से भाई बहुत अच्छा अतिथि सत्कार किया। लोटस पत्रिका का यहाँ पे नाम आया, आपने देखा लोटस पत्रिका कैसी दिखती थी अंदर से, इस पे बड़े बड़े एफ्रो एशियाई जो राइटर्स होते थे वो यहाँ पे लिखा करते थे इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि इनके ऑफिस में भी गांधी जी की फोटो लगी हुई है। तो ये अपने आप में कितनी भाई प्राउड फीलिंग वाली बातें है ना। और तौलिया लेकर खुद वो बाहर खड़े हैं, और ये किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं खड़े हैं, ये एक राइटर के लिए खड़े हुए हैं। तो भाई इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। बहुत जल्द आपको हिंदी की बाकी वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स के अंदर हमें फीडबैक देते रहना कि भाई आपको कैसी लग रही है हिंदी की वीडियोस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना। और ये जो आपको बेल आइकन नज़र आ रहा है, इसको आप प्रेस कर देना, तो आने वाले जितने भी अपडेट्स होंगे वो सारे के सारे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।